हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सावर स्टडी पे। आज हम बात करेंगे क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकती है क्या। और ये है हम लोगों का लेक्चर नंबर 5, मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि पदार्थ की अवस्था, सॉरी हमारे आसपास के पदार्थ की। ये है छठवां लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकती है क्या। जैसे कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा, इसके पहले वाले में तो हमने देखा कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन कि कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं, पदार्थ मतलब बर्फ पानी में क्यों तैरता है, इन सारी चीजों को हमने उसमें कवर किया। और इसमें हम बात करेंगे कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। वैसे हम लोग अपने अगर आसपास देखें, इधर वैसे इसका नाम ही है हमारे आसपास के पदार्थ, तो अगर हम लोग अपने आसपास इधर उधर देखें तो हमें क्या कुछ पदार्थ ऐसे दिखते हैं जो अपनी अवस्था को परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम अपने घर में देखें तो हमें बर्फ दिखता है। बर्फ जो एक ठोस अवस्था में होता है, लेकिन अगर हम उसे कुछ टाइम खुले में छोड़ दें तो वो जल अवस्था में हो जाता है। और उसके बाद अगर हम उससे थोड़ा सा और टेम्परेचर यानी कि उष्मा दें या ऊर्जा दें तो वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है और सारी क्या क्या रीजन है। जैसे हम देखते हैं हमारे घर में कपूर कपूर जलाया जाता है तो उसमें भी उष्मा दिया जाता है, लेकिन वो सीधे ठोस से ना ही द्रव में आता है, द्रव में नहीं आके सीधे वो गैस में उड़ जाता है, हवा में उड़ जाता है। क्या ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है इन सारी चीजों के पीछे। और क्या सारे पदार्थ ठोस से द्रव में ही आते हैं या उसके बाद गैस में आते हैं, या सभी अपने आप अवस्था किसी का भी कैसे भी परिवर्तन हो जाता है। इन सारी चीजों को हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। और अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो आप लोगों को 100% दे रही हूँ और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमने एक एक एक्टिविटी, ये बुक में जितना भी एक्टिविटी दिया है सारे एक्टिविटी को मैं सारे लेक्चर में बात की हूँ, जितना मतलब जिस टॉपिक से रिलेटेड जितना एक्टिविटी था। आप लोगों को कोई भी कहीं पे डाउट नहीं रहा होगा, अगर रहा भी होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो पहले इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें दिया है क्या क्या ऐसा हो सकता है, तो इसका आंसर होगा हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्यों। हमने इसके आगे वाले लेक्चर में देखा था पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। जैसे कि पदार्थ की 3 अवस्था देखे थे। एक होता है ठोस, ऐसे लिखा भी है, और एक द्रव और एक गैस, जिसमें कण पाए जाते हैं। पदार्थ कण से मिलकर बने होते हैं और इन्हीं कणों कणों की स्थिति से ही हम बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ ठोस है, कौन सा पदार्थ गैस है और कौन सा द्रव है। तो क्या हम पदार्थ को पदार्थ की अगर स्थिति को परिवर्तित करते हैं तो इसके कणों के बीच में कोई परिवर्तन आता है या कुछ और होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी भी पदार्थ की स्थिति में कोई भी परिवर्तन करेंगे तो इसके कणों के बीच में परिवर्तित होगा। इसके बीच के कणों के बीच में अगर हम परिवर्तित करेंगे तभी वो एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनता है। अगर हमें किसी भी ठोस को द्रव में बदलना है तो हम इसको पहले इसमें इतना ऊर्जा देंगे। अगर हमें किसी भी चीज को ठोस से द्रव में या द्रव को गैस में बदलना है तो हमें उसमें उष्मा या ऊर्जा देना पड़ेगा, ताकि उसके कण एक दूसरे से दूर दूर, आकर्षण बल उसमें का कम हो और उसके कण दूर दूर जाए। क्योंकि हमने पढ़ा था इसके आगे वाले लेक्चर में कि कणों के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है, जिस आकर्षण बल के कारण पदार्थ के कण आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और इन्हीं आकर्षण बल को हम लोग कम करेंगे तो ये सारे, और अगर अवस्था परिवर्तन है, अगर द्रव है या गैस है, तो ये सारे अलग इसलिए क्योंकि इसके कणों में ठोस की अपेक्षा या गैस में द्रव की अपेक्षा आकर्षण बल कम है। तो आकर्षण बल कम है, इसीलिए ये अलग अवस्था है पदार्थ का और ये अलग अवस्था है पदार्थ का। और इसी के वजह से हम किसी भी पदार्थ के अवस्था को परिवर्तन करते हैं। अगर हम ठोस में ज्यादा उष्मा देने की वजह से इसके कण गतिशील हो जाएंगे। गतिशील तो पहले से ही रहते हैं, लेकिन वो आपस में एक अपनी ही जगह पे गतिशील रहते हैं, ज्यादा गति नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसके कण, द्रव के कण चारों तरफ मतलब थोड़ा थोड़ा ठोस से ज्यादा गति कर लेता है, इसलिए द्रव होता है। और गैस के कण तो चाहे जहां किसी भी हम लोग
बड़े से बीकर में डाल दे थोड़ा सा गैस तो वो पूरा भर लेगा, लेकिन अगर जल का तो आयतन निश्चित होता है, वो भर नहीं पाता है, लेकिन गैस भर लेता है। ये अवस्था के कारण होता है, उसके कणों के बीच में आकर्षण बल कम है, ज्यादा है कि अगर कण में आकर्षण बल कम रहेगा तो वो ज्यादा दूर से अपने कण को आकर्षित नहीं कर पाएगा अपनी तरफ, और वो एक दूसरे की तरफ निरंतर गतिशील रहेंगे। ऐसे ही तो हम लोगों को अगर किसी भी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन करना है तो इसमें सबसे पहले हमें ऊर्जा देना पड़ेगा। ऊर्जा देंगे तो इसके आकर्षण बल में कमी होगी, आकर्षण बल में कमी अगर होगी तो पदार्थ में गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण पदार्थ की अवस्था भी परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन क्या सभी ठोस द्रव में ही पहले परिवर्तित होंगे, या सभी गैस सबसे पहले द्रव में ही परिवर्तित होंगे? ये सारे रीजंस हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ठोस जो है द्रव में परिवर्तित होते हैं या पहले जैसे कि अगर हम लोग अपने घर में ही देखें तो हमें कपूर जिसे कैम्फर हमारे घर में पूजा के सामान में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अगर हम लोग जलाते हैं तो वो सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम उसमें उष्मा देते हैं, उसे जलाते हैं तो सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे सारी चीजें हमारे घर में बहुत सारी चीजें उपयुक्त होती हैं। तो अब बात करते हैं तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान परिवर्तन का प्रभाव यानी कि तापमान जिससे उष्मा या ऊर्जा में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा? तापमान उष्मा या ऊर्जा में हम लोग परिवर्तन करेंगे तो किसी भी पदार्थ का अवस्था ही परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि हमारे बुक में एक एक्टिविटी दिया गया है जिसमें बोला इस एक्टिविटी का 1.12 इसको 12 में नहीं पढ़ते हैं, पॉइंट के इधर कुछ भी रहता है तो उसको ऐसा नहीं है कि इसे हम 12 पढ़ दें, कुछ और रहा है 30 रहा तो हम 30 पढ़ दें। पॉइंट के पहले ही हम लोग नंबर में काउंट करते हैं 12, 30, 40, लेकिन पॉइंट के बाद हम लोग बोलते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसे कभी भी हम लोग 12, 30, 40 ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ये बात याद रखिएगा। और हमारे बुक में ये एक्टिविटी जो दिया गया है इसमें बोला गया है आपको एक बर्नर के नीचे हम लोगों को ये जो गैस है एक बीकर लेना है, बीकर में हम लोगों को गैस बोल रही है, बीकर में बर्फ लेना है। बर्फ को लेके बर्नर के नीचे बर्नर के ऊपर रख के इसको हम लोगों को गर्म करना है, और गर्म करने के बाद हमें देखना है कि क्या बर्फ में अवस्था परिवर्तन हो रहा है और ये कैसे हो रहा है। इसका अवस्था परिवर्तन क्या होता है? जैसे अगर हम लोग किसी भी बीकर में बर्फ लिए हैं, बर्फ को नीचे से हम लोग तापमान यानी कि हम लोग यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, आग जला रहे हैं, तो इसको हम लोग तापमान दे रहे हैं। और तापमान जैसे कि हम लोग जिस रूम टेम्परेचर में रह रहे हैं, कुछ तो है 21, 27, कुछ तो ऐसा है कि नॉर्मल हम लोग डिग्री सेल्सियस में है, ये 27 या 21 ऐसे हम लोग रह रहे हैं। तो हम लोग अगर इसमें ऊर्जा दे रहे हैं, आग जला रहे हैं यानी कि हम लोग इसको ऊर्जा दे रहे हैं, तो ऊर्जा देने के बाद ये सारे बर्फ पिघलने लगेंगे। पिघलने के बाद इसका कुछ न कुछ वो तापमान फिक्स रहता है कि इतने ही तापमान पे ये पदार्थ पिघलेगा। अगर जल है तो इसका तापमान अलग है, ये इतने पे पिघलेगा और इतने पे ये वाष्प बनेगा। ये तापमान स्थिर रहता है, कभी भी बदलता नहीं है। अगर कोई आयरन का टुकड़ा है, अगर हम लोगों को उसको जलाना है, उसको पिघलाना है, तो उसका ये नहीं है कि तापमान बदल जाएगा, उसका भी तापमान फिक्स ही रहेगा कि इतने डिग्री सेल्सियस पे वो पिघलेगा। ये सारे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी जो बात कर रहे हैं उसको बात करते हैं। हम लोगों को एक वो लेना है थर्मामीटर, जिससे हम लोगों को इसका टेम्परेचर मापना है, और ये लोहे के स्टैंड पे इसको पकड़ा गया है। बुक में ऐसा ही डायग्राम था, और एक और यहाँ पे लोहे आयरन का रॉड बनाया गया था जिससे इसमें मिलाने का ही यूज किया गया, इसलिए इसको नहीं बनाया है। और यहाँ पे डायग्राम ऐसे उतना कुछ खास नहीं है, इसलिए इग्नोर करिएगा। यहाँ पे बीकर में बर्फ लेना है, थर्मामीटर डालना है। जब हम आग जलाएंगे तो इसके बर्फ जो है वो पिघलना स्टार्ट कर देंगे। ये पिघलना जब स्टार्ट करेंगे तो इनका एक फिक्स टेम्परेचर होगा। फिक्स टेम्परेचर यानी कि बर्फ का जो टेम्परेचर होता है वो -2, -4, -20 इतना नीचे तक जा सकता है। ऐसे -4 और तक ही जाता है अक्सर। तो मान लीजिए -4 है बर्फ का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, -4 है।
-4 है। और अगर हम लोग इसको माइनस का मतलब आप लोग समझ रहे हो, अगर नहीं समझ रहे हो होंगे तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसके आगे वाले लेक्चर में माइनस का आप लोगों को अच्छे से मतलब समझा दूंगी। वैसे मैथ का जो मैं लेक्चर ली हूँ फर्स्ट लेक्चर, उसमें इसके बारे में भी बताया गया है कि ये कौन सा नंबर है, माइनस का मतलब छोटा होता है बड़ा होता है। अगर आप लोग मैथ मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जाके लेक्चर देख सकते हैं जो पहले से ही अवेलेबल है। हाँ, हाँ। एक वेज इसमें बर्फ को पिघलाना है, टेम्परेचर देना है, बर्फ पिघल रहा है। बर्फ पिघलता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस का अगर हम लोग टेम्परेचर देंगे तो बर्फ पिघलने लगेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग ये बीकर में बर्फ लिए हुए हैं, इस बीकर में बर्फ हम लोग लिए हुए हैं, तो हम लोग अगर इसको इसका कुछ कुछ पार्ट जो है वो पिघल गया है, नीचे का कुछ पार्ट पिघल गया है और ऊपर का नहीं पिघला है। तो ऐसा नहीं है कि इसका डिग्री सेल्सियस में इसका टेम्परेचर कुछ अलग है, इसका टेम्परेचर कुछ अलग है, ऐसा नहीं है। दोनों का सेम होगा। जब तक ये पूरा बर्फ तो पिघल नहीं जाएगा तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, बदलेगा नहीं। अगर जब पूरा बर्फ पिघल जाएगा, किसी भी बीकर का पूरा बर्फ पिघल जाएगा, तभी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं गलनांक। हमारे बुक में जैसे कि हमारे ये जो डिग्री सेल्सियस होता है, और भी तापमान की इकाई होती है जैसे कि केल्विन, फ़ारेनहाइट, ये सारी चीज जैसे ये अलग अलग क्यों है, अलग अलग ऐसा इसलिए होता है कि कुछ लोग केल्विन में कहते हैं, कुछ लोग फ़ारेनहाइट, कुछ लोग सेल्सियस। ये सारे देश का है, जैसे कि हमारे कंट्री में सेल्सियस, सारे लोग सेल्सियस ही जानते हैं। लेकिन अब ऐसा हो गया कि अगर सारे देश का अलग अलग रहेगा तो इस कंट्री में जाके हम लोगों को अगर उस कंट्री में जाके बताना है कि हमारे यहाँ इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो वो लोग तो समझ नहीं पाएंगे अगर वो लोग केल्विन जानते होंगे तो। अगर उस कंट्री में फ़ारेनहाइट जानते होंगे लोग तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे कि हमारे देश में मतलब हमारी कंट्री में इतना डिग्री सेल्सियस है, तो वहां पे उसके हिसाब से क्या होगा। तो इंटरनेशनल लेवल पे एक यूनिट सिलेक्ट किया गया जिसको हम लोग केल्विन बोलते हैं, और हम लोग सारे साइंस के न्यूमेरिकल इसी केल्विन पे ही सॉल्व करते हैं। केल्विन पे ही हम लोग देखेंगे, इसको भी डिग्री सेल्सियस की तरह देखा जाता है और सारी चीज इसी पे देखा जाएगा, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल यूनिट है और ये इंटरनेशनल नहीं है, ये सिर्फ इंडिया के लोग जानते हैं, इसलिए केल्विन। और केल्विन जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में अगर हम लोग उसको चेंज करेंगे तो 273.15 केल्विन होगा। इस नंबर को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत जगह क्या, ये अब से लगा है, हमारे पूरे लाइफ में जब तक हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री तब तक इस्तेमाल होने वाला है। केमिस्ट्री, फिजिक्स सब में इस्तेमाल होता है ये नंबर 273.15 केल्विन। इसको 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर यही होता है। और हमारे बुक में कुछ सारे न्यूमेरिकल्स भी यानी कि क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जिसको हमें इस पे सॉल्व करना है। और और हाँ, और इसके बाद ये जब एकदम पिघल जाएगा, बर्फ पिघल जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा बर्फ पिघल कर, तब इसका डिग्री सेल्सियस बढ़ने लगेगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे ये बर्फ रहेगा, बर्फ से जल में परिवर्तित होगा। बर्फ से जल में परिवर्तित, अभी इस एरो का भी मतलब बता रहे हैं, बर्फ से जल में परिवर्तित होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अगर ये पूरा जल बन चुका है, बर्फ पूरा पिघल के जल बन चुका है और अभी इसे वाष्प में परिवर्तित होना है, तो इसके लिए हमें इसे 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना पड़ेगा। इसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273.15 डिग्री सेल्सियस जिसपे कोई भी चीज पिघल जाता है यानी कि गल जाता है, उसको गलन कहते हैं, गलनांक कहते हैं। और अगर कोई भी चीज जिसपे वाष्प बन जाता है उसको क्वथनांक कहते हैं। और जल का क्वथनांक होता है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, जल से वाष्प बनने का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे तो ये होगा 373.15 केल्विन। सॉरी, केल्विन केल्विन।
अब आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें इसी का बात किया गया और हमारे बुक में एक और एक्टिविटी दिया है जिसमें बात किया 1.13 जिसमें बात किया गया है कैम्फर यानी कि कपूर का, जिसको हम लोगों को लेके जलाना है और वो वाष्प में वो सीधे बिना ठोस में परिवर्तित हुए ही वो सीधा ठोस में है, द्रव में बिना परिवर्तित हुए ही वो गैस में परिवर्तित हो जा रहा है। इसी के बारे में उसमें बात किया गया है, उस एक्टिविटी में दिया नहीं गया है। अभी हम लोग बात करते हैं दाब परिवर्तन, इस हेडिंग का सेकंड हेडिंग दाब परिवर्तन का क्रम। वैसे इसमें आप लोगों को अगर कहीं भी कोई भी डाउट रहा हो तो आप लोग पूछ ले। आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा और इसको याद जरूर रखिएगा। 273.15 केल्विन, इसको याद रखिएगा, वरना इसको भूल जाएंगे आप लोग तो केल्विन में चेंज नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड हेडिंग का, दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है? जैसे कि हमने अगर क्या हम किसी भी पदार्थ का दाब परिवर्तन करके हम उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं? तो इसका जवाब होगा हाँ। अगर आप लोग हमारे पहले के सारे लेक्चर्स देखे होंगे तो आप लोगों को एकदम अच्छे से पता होगा कैसे किसी भी चीज में दाब परिवर्तन करके हम उसकी अवस्था में परिवर्तन करते हैं। ऐसे जैसे कि हमने एक एक्टिविटी देखा था, वैसे एक्टिविटी का नंबर तो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन उसमें हम लोग देखे थे कि किसी भी चीज एलपीजी को सिलेंडर में भरते हैं तो वो हमें गैस की तरह, लिक्विड की तरह यानी कि द्रव की तरह क्यों लगता है कि वो उसमें द्रव है। तो जैसे कि इसमें हमारी बुक में ये एक एक्टिविटी दिया, एक्टिविटी नहीं है ये, ऐसे समझाने के लिए हमारे बुक में दिया गया है। जैसे एक ये सिलेंडर लिया गया है और ये एक पिस्टन है जिसमें गैस भरा गया है और मतलब आधे से ज्यादा कम ही है, इसमें गैस भरा गया है। इसको और ज्यादा प्रेशर लगाया गया तो इसका कट थोड़ा थोड़ा पास है, इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया गया, इसका कट एकदम पास पास आ गया। लेकिन ये द्रव नहीं है, ये द्रव है, ये द्रव है। और मतलब इससे द्रव में क्यों परिवर्तन हो गया? क्योंकि अगर हम इसमें दाब लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं तो इसके कणों के बीच आकर्षण बल बढ़ जा रहा है और गतिज ऊर्जा घट जा रहा है। इसकी वजह से इसके कण एक दूसरे के एकदम पास पास आ रहे हैं। पास पास आने की वजह से ये द्रव में परिवर्तन हो जा रहे हैं और द्रव में परिवर्तन होने के कारण ये मतलब गैस जो है वो द्रव बन जाता है। और इसी तरह इसी प्रक्रिया से हमारे घर में जो एलपीजी होता है उसमें भरा जाता है। जैसे हमारे गैस में घर में जो एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है उसमें जो गैस भरा जाता है उसको हाई प्रेशर से भरा जाता है। हाई प्रेशर से भर के उसके जो एक एक कण होते हैं वो एकदम पास पास आ जाते हैं। एकदम पास पास आने की वजह से वो सीधे गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए हम उसे जब सिलेंडर को हिलाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उसमें लिक्विड भरा हुआ है, लेकिन वो गैस रहता है। और यूज भी हम गैस की ही तरह कर पाते हैं, वो एक लिक्विड नहीं गैस होता है। और हमने आपसे बोला था आगे कि मैं इस सिंबल का मतलब बताऊंगी। इस सिंबल का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई सिंबल है और ये एक सिंबल है। अक्सर हम अभी तक जितनी चीजों को देखे होंगे क्लास 8 तक, सारी चीजों को एरो से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। एरो से, ये तो सिंबल हम लोग 9th में आके पहली बार देखते हैं और अगर आप लोग देख रहे हो तो अच्छी बात है। वैसे अगर देख भी लेते हैं तो हमारे टीचर ने इसका मतलब जैसे 6-7 में दिखता तो है, लेकिन इसका मतलब हमें नहीं पता लगता है। वैसे इस सिंबल का मतलब होता है अगर कोई भी पदार्थ है, यानी कि अगर कोई ठोस है वो द्रव में परिवर्तित हो गया। अगर कोई ठोस है वो द्रव में परिवर्तित हो गया तो वो सीधे सिर्फ द्रव में ही परिवर्तित होगा। जैसे मान लीजिए एक पेपर है आपके पास, एक पेपर है जिसको आप लोग ऐसे मोड़ के कुछ भी कर दिए, तो इसको अगर आप लोग ओपन किए तो ये आराम से ओपन हो गया। यानी कि इसे हम लोग मोड़ भी सकते हैं तो ओपन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये है तो इसी पेपर को ज्यादा को नुकसान नहीं करते हैं, मान लीजिए इतना है, इसी को हम लोग एकदम छोटा 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 फाड़ लेते हैं। क्या हम फिर इसी को एक एग्जैक्ट प्रॉपर शेप जिस शेप में था उसको हम लोग दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कि
इसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जिसको हम लोग फिर उसका अवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर हम उसको द्रव बना दिए तो गैस नहीं बनेगा, अगर गैस बना दिए तो फिर द्रव नहीं बनेगा। इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, मतलब कहते बाद में है, इसको हम लोग इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस एरो से हम लोग रिप्रेजेंट इसको करते हैं, जिसको जैसे कि हमने पेपर को ऐसे मोड़ दिया फिर ओपन कर दिया, यानी कि हम लोग उसे फिर उस अवस्था से इस अवस्था में ला सकते हैं। अगर द्रव है तो उसे गैस में, गैस है तो उसे द्रव में ला सकते हैं। जैसे कि जल, जल को हम बर्फ में बदल सकते हैं, बर्फ को हम लोग जल में भी बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को इस एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, हमारी बुक में ये डायग्राम दिया गया है और इसका मतलब क्या होता है इसे अच्छे से समझते हैं। अगर कोई भी पदार्थ ठोस है, ठोस से उसे गैस में बदलना है। अगर कोई भी पदार्थ ठोस है और उसे ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होना है, होना नहीं है, अगर हम लोग कर दिए तो वैसे इस सिंबल का तो मतलब समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठोस से गैस में परिवर्तित, गैस से ठोस में परिवर्तित। तो अगर किसी भी पदार्थ को हम लोग सीधे ठोस से गैस में परिवर्तन करेंगे तो वो उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहेंगे। इन सारे नामों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा और अच्छे से लिख भी लीजिएगा। ठोस से अगर कोई भी चीज गैस में परिवर्तन हुआ, ऊर्ध्वपातन, यानी कि कपूर, कपूर एक ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया है, ठोस से वो सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी चीज गैस से ठोस में परिवर्तन हो गया, गैस से ठोस में परिवर्तन हो गया तो निक्षेपण, अगर कोई भी चीज गैस से ठोस में परिवर्तन होगा तो वो निक्षेपण हो जाएगा। और अगर कोई भी चीज द्रव है, द्रव से गैस में परिवर्तन होगा, रुक जाइए, ये एरो मैंने गलत बना दिया है इस बार। अगर कोई भी चीज द्रव है और द्रव से अगर हम उसे गैस में परिवर्तन किए तो वाष्पीकरण कहलाएगा। अगर कोई चीज द्रव है, द्रव से हम उसे गैस में परिवर्तन किए तो वो वाष्पीकरण कहलाएगा। यानी वैसे भी हम लोग पानी उबल जाता है तो हम लोग कहते हैं वाष्प, 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 वाष्प वगैरह, वाष्प ही कहते हैं लोग, तो उससे हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। और अगर कोई भी चीज गैस से सीधे द्रव में बदला, गैस से द्रव में चेंज हो गया, गैस इनटू कन्वर्ट लिक्विड, उसको हम लोग बोलेंगे संघनन। अगर कोई भी चीज गैस से सीधे द्रव में बदला तो उसे हम लोग बोलेंगे संघनन। और वहीं अगर कोई भी चीज द्रव है, द्रव से वो ठोस में बदला, द्रव से अगर वो ठोस में बदलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे जमना, वो जम गया, ऐसे बोलते हैं लोग, जम गया। और अगर कोई भी चीज ठोस से द्रव में बदल गया, अगर ठोस से द्रव में बदल गया तो उसको बोलेंगे संघनन। अगर कोई भी चीज ठोस से द्रव में बदल गया तो उसको हम लोग संघनन बोलेंगे। लेकिन अगर कोई चीज द्रव से सीधे गैस में हो गया तो उसको जमना बोलेंगे। इन सारे चीजों का यूज आपकी थ्योरी में होगा, यानी कि बुक में जो सारी थ्योरी दिया गया है उन सारे में इन सब का यूज होगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इन सारे नाम को अच्छे से याद रखिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण वो एक हेडिंग बन गया है और वो प्रक्रिया क्या है उन सारी चीजों का। और हाँ, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ये 3 चीजों में तापमान को यानी कि टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ केल्विन और डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस हमारी कंट्री में इस्तेमाल होता है और केल्विन, केल्विन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे यूज किया जाता है। तो अब हम क्वेश्चंस को लिखते हैं फिर समझते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं हमारे जो एक्सरसाइज में इन सारी हेडिंग, यानी कि जितना हम लोगों ने पढ़ा, ताप परिवर्तन से क्या हम किसी भी चीज को अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, उन सारे पे हमारे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, यानी कि सिर्फ 4 क्वेश्चंस दिए हैं। देखिए हमारी बुक में जो भी क्वेश्चन दिया गया है उन सारी चीजों को आप एकदम, सारे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं सॉल्व करेंगे तो आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है और लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए, केल्विन में दिया गया है, सेल्सियस में चेंज करना है। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर कोई भी चीज सेल्सियस में दिया गया है, सेल्सियस में दिया गया है तो उसको केल्विन में चेंज करना है, इनटू केल्विन, ठीक है। सेल्सियस में दिया गया है उसको चेंज करना है केल्विन में, तो हमें क्या करना है,
यहाँ सेल्सियस जितना डिग्री सेल्सियस दिया गया उसको लिखना है +273.15 केल्विन। इसको हम लोग जितना दिया उसमें ऐड कर देंगे तो केल्विन में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर केल्विन दिया है और हमें सेल्सियस में चेंज करना है, सेल्सियस में, अगर केल्विन दिया है हमें सेल्सियस में चेंज करना है तो क्या लिखना है, यहाँ पे सेल्सियस ही लिखना है जितना सेल्सियस दिया गया, और उसको क्या करना है, माइनस करना है 227 723 सॉरी 273 1.5। यहाँ पे हमें बोला गया इसको सेल्सियस में चेंज करने के लिए, यानी कि ये केल्विन दिया है सेल्सियस में चेंज करना है, केल्विन दिया है सेल्सियस में चेंज करना है। कितना केल्विन दिया गया, सॉरी यहाँ पे केल्विन ही रहेगा, हम यहाँ पे फॉर्मूला गलत लिखे। जितना केल्विन दिया गया है उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें सेल्सियस में इसका वैल्यू मिल जाएगा। केल्विन, इतना केल्विन दिया गया है और इसको हम लोग माइनस कर लेंगे 273 में से, तो हमें मिल जाएगा कि हमें कितना केल्विन चाहिए। सेल्सियस, इसको सेल्सियस में से लिखिए तो ये 1.5 का उतना कोई रूल नहीं है, क्योंकि ये रहता ही है, आपको अगर पॉइंट में दिया गया है किसी कोई वैल्यू तभी आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। इसका हमें आंसर मिलेगा 37। देखिए 0 में से 3 माइनस करेंगे, सॉरी 0 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 माइनस 3 7, और यहाँ पे हो जाएगा 9 9 माइनस 7 8 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया 573, इंक खत्म हो गया क्या इसका, 573, इसको हमें माइनस करना है 273, कुछ मत लिखिए, इसका वैल्यू ऐसे भी आ जाएगा 1.5। वैसे ये जरूरी नहीं है लिखना पॉइंट में, अगर पॉइंट में इधर भी वैल्यू दिखाई इधर भी वैल्यू है तो पॉइंट लिखे, बस नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए डिग्री सेल्सियस। इसका हो जाएगा 3 में से 3 0, 7 में से 7 0, 2 में 5 में से 2 300 डिग्रीज 0.15 डिग्री सेल्सियस। ऐसे हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, एकदम आसान है, एकदम आसान है, कुछ भी क्वेश्चन दे रहा है आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे हम गलती से सेल्सियस लिख दिए थे, माफ कीजिए, यहाँ पे केल्विन जाएगा, और ये ठीक है। यहाँ पे हम लोग को डिग्री सेल्सियस में वैल्यू पता है, केल्विन में चेंज करना है, खत्म हो गया, 05 प्लस 273 ऐड कर देना है 15, हम लोग इसको सेल्सियस में या केल्विन में चेंज कर लेंगे, तो इसको 30375 12 और 1224855.15 केल्विन। केल्विन में चेंज करने का ये तरीका है, और डिग्री सेल्सियस में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अब 100 डिग्री सेल्सियस दिया, इसका तो आप लोग कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं, एकदम सिंपल है, इसको आप लोग कमेंट में बताइए। इसमें हम लोगों को ऐड करना है 273, एकदम सिंपल है ये 1.5 क्या वैल्यू होगा, वैसे मैं सॉल्व भी कर देती हूँ, 373 हो जाएगा 0.15 केल्विन, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आया हो, ये इसको नोट कर लीजिएगा, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है ये, फॉर्मूला याद रहा तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें सेल्सियस में दिया है केल्विन में चेंज करना है, सेल्सियस में दिया है केल्विन में चेंज करना है, कोई भी वैल्यू सेल्सियस में दिया गया है केल्विन में चेंज करना है, सेल्सियस प्लस, ओहो ये यहाँ पे पॉइंट रहता है, मैं इसको इधर कर दी हूँ, सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, अगर कोई भी चीज केल्विन में दिया है सेल्सियस में करना है, सेल्सियस में चेंज करना है केल्विन, जितना वैल्यू दिया है उसे यहाँ पे लिखना है केल्विन, और यहाँ 273.15।
को उसमें ऐड करना है, यहाँ पे ऐड नहीं माइनस करना है। केल्विन दिया, केल्विन में से अगर सेल्सियस चेंज करना है तो उसको उतने वैसे वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितना केल्विन, कितना डिग्री सेल्सियस हुआ। अब हमारे एक्सरसाइज में 2 और क्वेश्चन बचे हैं जिसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं सारे क्वेश्चन को। करते हैं इस लेक्चर की क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन और इस हेडिंग का, इस टॉपिक का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया क्या किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। किसी भी पदार्थ का जो अवस्था परिवर्तन है, अगर हम किसी भी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन करते हैं तो तापमान स्थिर क्यों रहता है, क्या रीजन है तापमान स्थिर रहने का। अगर लेक्चर आप लोग सारा ध्यान से देखे हो, कंटिन्यू अच्छे से देखे हो, तो आप लोगों को उसका रीजन पता होगा कि सारे तापमान स्थिर क्यों रहता है। जैसे क्योंकि उस समय संपूर्ण ऊष्मा उस पदार्थ के बीच स्थान बढ़ने का काम कर, ओहो थोड़ा सा, पदार्थ के बीच स्थान बढ़ाने का काम करती है। अतः इसी कारण पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन कर लेता है, इसे पदार्थ का गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये देखिए, अगर वे, जैसे कि हम अगर इसका पहले वाले एग्जांपल देखें, उसमें हम लोग देखे हैं कि अगर हम लोग बर्फ को गर्म करते हैं, बर्फ को जब हम लोग गर्म करते हैं तो जब तक पूरी बर्फ उस बीकर के सारे बर्फ पिघल कर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक उस बीकर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, उसके ऊपर नहीं जाता है। यानी कि टेम्परेचर तो फिक्स है, ये तो है। अगर हम पानी को गर्म करेंगे, अगर उसका वाष्प आज 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो कल 200 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा सिर्फ अगर आज भी 100 डिग्री पे है तो कल भी या कभी भी आप उस मैटर को, यानी कि उस पदार्थ को 100 डिग्री सेल्सियस देंगे, तभी ही वो पदार्थ फिर से गैस अवस्था में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे बात किया गया क्या कि क्योंकि उस समय संपूर्ण ऊष्मा उस पदार्थ के बीच स्थान, यानी कि तापमान स्थिर क्यों होता है। अगर उस समय पदार्थ के बीच स्थान बढ़ता है, हाँ, उस समय जो कण होता है, कण यानी कि जो गैस के कण होते हैं, उसको हम लोग उसके जो बीच में बीच का स्थान यानी कि आकर्षण बल को कम या ज्यादा करते हैं, तभी अवस्था में परिवर्तन होता है। तो अगर हम लोग ये जो बर्फ वाला एक्टिविटी हम लोग देखे हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो हम लोग उष्मा देते जाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस है, सारी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, 2-4 बर्फ बचे हुए हैं लिक्विड हमारे बीकर में, तभी भी उसका डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस में ही है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो उस वक्त हम लोग उसमें उष्मा देते हैं वो कहाँ जाता है, उस सारे कण के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसको कम करने में वो सारी उष्मा खर्च हो जाता है। वो सारी उष्मा वहीं पे लगता है जहां पे उसका आकर्षण बल कम करता है, यानी आकर्षण बल कम करेगा तभी तो उसके कण दूर दूर होंगे। जैसे कि जैसे कि गैस के कण में गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि उसके कण में आकर्षण बल कम होता है और उसके कण जो होते हैं वो ज्यादा आसानी से ऊपर तक उड़ के चले जाते हैं। ऐसे ही हमारे रूम में, मान लीजिए कोई हमारा रूम है, उसमें कोई परफ्यूम लगा के आ गया, अरे पूरा रूम 2-4-5 लोग हैं, सारे लोगों के तक पहुंच जाता है, हाँ परफ्यूम लगाया गया, ऐसा है वैसा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें आकर्षण बल कम होता है उसके कण में, और उसके कण ज्यादा तेजी से हवा में फैल जाते हैं, इसी वजह से उसका स्मेल हम लोग तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे वही बात किया गया है कि संपूर्ण उष्मा उस पदार्थ के बीच स्थान बढ़ाने का काम करती है, संपूर्ण उष्मा उस पदार्थ के बीच स्थान बढ़ाने का काम करती है। अतः इसी कारण पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन कर लेता है, और जब ये सारी प्रक्रिया हो जाती है, पूरा बर्फ पिघल जाता है, तो फिर पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच के वो गैस में चेंज हो जाता है। और देखिए जो ये बढ़ रहा है, कणों के बीच में जो आकर्षण बल के वजह से जो भी उष्मा जा रहा है, आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च करना हो रहा है, उसे ही गुप्त उष्मा कहते हैं। याद रखिएगा, गुप्त उष्मा उसे ही कहते हैं। और अब बात करते हैं चौथा क्वेश्चन बोला वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। वायुमंडलीय गैस या कोई भी गैस को अगर हम लोग द्रव में परिवर्तन करना चाहें तो इसका क्या विधि होगा। जैसे कि हम लोग इसके पहले के कई सारे एक्टिविटी देखे हैं, अगर हम किसी भी चीज पे दाब डाल दें, गैस पे खूब ज्यादा दाब डाल दिए,
दाब डाल डाल देंगे। अगर हमें किसी भी चीज का अवस्था परिवर्तन करना है तो उसकी कण की स्थिति में परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी कि उसकी कण को ज्यादा दूर ज्यादा पास करना होगा, तभी तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे वायुमंडलीय गैस का बात किया गया। वायुमंडलीय गैस के कण की अगर अवस्था में परिवर्तित करनी है तो उन सारे कण को हम लोगों को या तो पास एकदम पास लाना पड़ेगा, तभी तो हम उसका अवस्था परिवर्तन कर पाएंगे। तो गैस के कण को पास लाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है, जैसे कि हमारे घर का एलपीजी एलपीजी यानी कि गैस सिलेंडर, उसमें गैस जो लिक्विड की फॉर्म में भरा हुआ होता है उसको प्रेशर से भरते हैं। उसी की वजह से दाब बढ़ाने वो तापमान घटाने, और अगर हम किसी भी चीज का तापमान घटा देते हैं, तापमान यानी कि गैस के जो कण है उसमें तापमान ज्यादा का मतलब अगर हम कोई भी गर्मा गर्म पूड़ी ले लें या रोटी ले लें, उसमें जो भरा हुआ होता है गैस, उसको अगर हम लोग फोड़ देते हैं तो क्या होता है, हमारा उंगली तुरंत जल जाता है, और भी ज्यादा जल जाता है। रोटी से तो ज्यादा ही जलता है उसका गैस, बहुत ज्यादा। हम ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गैस में जो है वो एनर्जी ज्यादा होती है, ऊर्जा ज्यादा होता है, इसलिए तो उसके कण मतलब अभी बोले परफ्यूम लगा के आ जाते हैं, उसकी कण ज्यादा गति करते हैं, पूरे रूम में फैल जाता है। ऐसे ही उसके कण में जो गतिज ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से हम लोगों को उसका तापमान घटाना पड़ता है। तापमान घटाएंगे तभी उसके कण पास पास आएंगे, और कण जब पास पास आते हैं तो द्रव में परिवर्तन किया जा सकता है एकदम आसानी से। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है, आपको कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, और इसके आगे वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण एक बहुत बड़ा टॉपिक होगा जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगर वो आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जैसे वो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट जहां भी आपको नहीं समझ में आया, जो भी नहीं समझ में आया, और आप अपने ब्रेन में कोई मतलब सोचते रहिए सारी चीजों को, जो भी आपके अगल बगल दिखाई दे सारी चीजों को साइंस के रूल से देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, अगर आप लोगों को कोई अलग से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो वो आप हम लोग से कमेंट करके पूछ सकते हैं एकदम अच्छे से, और मैं आपको जरूर बताऊंगी। और आप अपने अगल बगल के हर एक चीज को एक केमिस्ट्री के नजरिए से देखिए। वैसे साइंस पढ़ के अभी तक तो अगर आप सारा लेक्चर देखे होंगे तो आपको मजा आ रहा होगा, हाँ ये चीज ऐसे होता है, ये वैसे होता है। इसलिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अगर ये सारी प्रैक्टिकल आप मतलब ये सारी एक्टिविटी जो यहाँ पे लिख के समझा रहे हैं, वो सारी एक्टिविटी आप ऐसे देख करके देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।